अब बात यहाँ पर समझने की ये है कि ये वाला जो स्टेप है दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन फेज है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीजन की होना ज़रूरी है, और एनारोबिक होती है कि जब ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक। अब ग्लाइकोलिसिस, जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है हमारे अंदर, तो ग्लाइकोलिसिस उसका सिंपल एक फेज़ है। ठीक है, मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके ये तीनों फेज़ हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए 1 2 3 ये 3 फेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसका सिर्फ एक ही स्टेप है और वो है ग्लाइकोलिसिस। दैट्स वाई हम ग्लाइकोलिसिस को जो है वो फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दो नाम होते हैं इस ग्लाइकोलिसिस के। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, बट अगर हम इसकी बिल्कुल लुब्बे लुबाव वाली बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर हमारे पास होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो एरोबिकली जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बना लेता है? पायरुवेट। ठीक है, ये इसका एक रिजल्ट है या एक आउटपुट है। ग्लूकोज एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा। एरोबिकली का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही जो है वो पायरुवेट बन रहा है। अब जो ये ग्लूकोज है ये हमें पता है C6H12O6 होता है, तो मतलब कि ये 6 कार्बन शुगर है। कार्बन इसके अंदर 6 होते हैं और पायरुवेट एक 3 कार्बन शुगर है। ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, यानी कि 2 पायरुवेट बनते हैं। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि ग्लूकोज होता क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अंदर जब ये ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है तो ये इतनी सिंपली जो है वो पायरुवेट नहीं बनता। इसके अंदर बीच में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके बहुत सारे डिफ़िकल्ट से नेम्स होते हैं, बहुत मैकेनिज़्म होता है, और उसके बाद कहीं जाकर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो बनता है। और एक और बात हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो हमें लाजमी याद रखनी है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। हम कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करना, लेकिन उस बॉडी को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को शामिल कर देना, लेकिन हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने पीछे जब देखा था तो हमने ये कहा था कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के ज़रिए भी हो सकती है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन के ज़रिए भी हो सकती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो अभी ग्लाइकोलिसिस में नहीं चल रहा, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हम करवा सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन हमें नहीं यूज़ करनी, तो दूसरा तरीका जो एक आखिरी बचता है वो होता है रिमूव ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम जब इसकी पूरी साइकिल देखेंगे तो हम इसके अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन और फिर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाएंगे। तो जब हमने कहा कि ऑक्सीजन यूज़ नहीं करनी, तो ये एक प्रोसेस है जो कि एंजाइम्स के ज़रिए काम करता है, या एंजाइम ड्राइवन प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो अब जो है यहाँ पर स्टेप्स आते हैं हमारे, वो वाले स्टेप्स
जिनके ऊपर या जिनको फॉलो करके हम ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाएंगे। ठीक, तो ये एक जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस, बट ये बहुत इजी भी है। इजी इस सेंस में कि अगर आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज। ठीक है, हमारे पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज है हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले ये ग्लूकोज है नॉन रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट नहीं कर सकता फ़िलहाल। तो अब हमने इसको रिएक्टिव बनाना है। तो रिएक्टिव बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम एक एटीपी से बात करते हैं। ठीक है, और हम उस एटीपी को कहते हैं कि उसके पास, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट हैं। 3 फॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। अब ग्लूकोज इससे बात करता है और इसको कहता है कि अपना एक फॉस्फेट मुझे दे दो। अब ये एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज को दे देता है, मतलब अब एटीपी एडीपी हो गया है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट। ठीक है, पहले ट्राइफॉस्फेट था, अब डाइफॉस्फेट हो गया। अब यहाँ से जो एक निकला, क्या निकला, इस एरो को हम यूं करके बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एक फॉस्फेट एटीपी से निकलकर ग्लूकोज के पास गया। अब वो जो एक फॉस्फेट गया, निकला यहाँ से, जो एटीपी से एक फॉस्फेट निकला है, वो ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ मिल जाएगा। छठा कार्बन मतलब 6th कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसको IUPAC नेमिंग के अंदर कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन 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 1 2 3 4 और फिर एक कार्बन। अब इसका पहला कार्बन है ये, दूसरा है ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 कार्बन है। इस छठे कार्बन के ऊपर जाकर कहीं ये फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम इसका नाम रखते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, अब होगा क्या कि अभी ये मज़ीद जो है वो अनरिएक्टिव है, मतलब नॉन रिएक्टिव है। अब इसको मज़ीद रिएक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि इस ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाएगा इसके आइसोमर के अंदर। मतलब आइसोमर इसका क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज ये बन जाएगा फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये भी और ये भी, ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंडेड है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। एक एटीपी हमने यहाँ से बोरो किया था। अब इसको भी मज़ीद काम करने के लिए अभी एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए का मतलब इसको एक फॉस्फेट और चाहिए। तो ये मज़ीद दोबारा एटीपी से बात करता है। एटीपी, ये ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इसको दे देगा, खुद बन जाएगा एडीपी। ठीक है, खुद जब ये बनेगा एडीपी, तो यहाँ से जो एक फॉस्फेट निकला वो इस फ्रक्टोज के पहले कार्बन पे जाके अटैच होगा। मतलब ग्लूकोज के अंदर से जो निकला था, यहाँ पे जो निकला था फॉस्फेट, वो इसके छठे कार्बन पे अटैच हुआ था, तो हमने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर से जो एटीपी निकल रहा है वो इसके पहले कार्बन पे जाकर, मतलब कि यहाँ पर अटैच होगा। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हो गए, डाइफॉस्फेट, और ये 1 और 6 पोजीशन की वजह से इसका नाम हमारे पास हो जाएगा क्या, फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट। अब इसको कई जगहों पे बाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, कई जगहों पे डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है। तो डाई बाय दोनों का मतलब 2 ही होता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो फ्रक्टोज है वो है 6 कार्बन शुगर। तो इसके अंदर एक एंजाइम काम करेगा। ठीक है, उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, काइनेज। काइनेज वो एंजाइम है जो कि एक 3 कार्बन शुगर, यानी कि फ्रक्टोज को 3 कार्बन शुगर, सॉरी ये 6 कार्बन शुगर है, इसको चेंज करेगा 3 कार्बन शुगर के अंदर, मतलब कि इसको तोड़ देगा 3 करके। तो एक कंपाउंड जो हमारा इससे बनेगा वो ये होगा और दूसरा कंपाउंड ये होगा। तो पहला कंपाउंड जो है उसको हम कहेंगे PgAl, और जो दूसरा होगा उसको हम कहेंगे DHAP। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है।
लॉन्ग फॉर्म के अंदर हम इसको क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पी से हम इसको कहते हैं फॉस्फो, ठीक है। जी से हम कहते हैं ग्लाइसरल। ए से हम कहते हैं, यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ, एल्डिहाइड, ठीक है। ए एल से एल्डिहाइड, फॉस्फो ग्लाइसरल एल्डिहाइड, ठीक है। और DHAP से क्या होता है, D फॉर डाई, H फॉर हाइड्रो ऑक्सी, A फॉर एसीटोन एंड P फॉर फॉस्फेट, ठीक है। ये इसके नाम है और ये नाम हमें याद रखने हैं, बट पूरी साइकिल के अंदर हम इसको PGAL करके और DHAP करके जो है वो बोलेंगे, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक। अब होता क्या है कि ये एक किसी और कलर से लिखते हैं, ये एक है 3 कार्बन शुगर, ये भी है 3 कार्बन शुगर और ये थी 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक। अब ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, बट यहाँ पर सीन ये होता है कि जो इंजाइम्स हमने कहा था शुरू में कि ये एक जो है वो इंजाइम ड्राइवन प्रोसेस है, ठीक है। जब हमने ये वाली चीज़ लिखी थी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती तो इंजाइम्स इसको चला रहे होते हैं, तो जब ये प्रोसेस इंजाइम्स के ज़रिए चल रहा होता है तो इंजाइम्स इस कंपाउंड को पसंद नहीं करते, इस कंपाउंड के साथ रहना या काम करना उनको पसंद नहीं होता। तो जो एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो इसके साथ जब चलना नहीं पसंद करते तो वो इस DHAP को भी चेंज कर देते हैं PGAL के अंदर, बिकॉज ऑफ व्हाट के ये दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स का मतलब ये है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, दैट्स वाई उनका नाम डिफरेंट हो जाए। अब ये दोनों जो है वो चेंजेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, कन्वर्टेबल होते हैं। तो जब इसको पसंद नहीं किया जाता तो ये DHAP को भी जो है वो PGAL के अंदर जो चेंज कर दिया जाता है। अब इस PGAL का जो नाम है वो हमारी सिंटेक्स की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला नाम इसकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, ये हम देख नहीं सकते हैं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये नाम दिया हुआ है। अब 2 यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड एक PG, अब इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये वाला वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे PGAL को, मतलब फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड को। अब यहाँ पर हमारे पास 2 PGAL हैं, 2 PGAL, 2 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है। क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पर डायरेक्ट बना था, ठीक है, एक यहाँ पर इससे डायरेक्ट बना था और एक हमारे पास बना था DHAP। जब इसको नहीं पसंद किया जा रहा था तो इसको भी चेंज कर दिया गया इसमें, तो मतलब क्या हुआ, एक तो डायरेक्ट बना, एक इसमें चेंज हो गया, तो 2 हो गए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर 2 PGAL बने हैं। अब यहाँ पर हमारा एक फेज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन लगा देती हूँ इतनी पार्ट के अंदर, ये हमारा होता है प्रीपरेटरी फेज, ठीक है। प्रीपरेटरी फेज को एक और नाम भी दिया जाता है, ठीक है, और वो होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ और वो है हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस हैं, एक है प्रीपरेटरी फेज़ और एक है ऑक्सीडेटिव फेज़। तो हमारा प्रीपरेटरी फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज बनाना था, ठीक है, ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज बनाना था। तो हमारा ग्लूकोज से, ये रहा ग्लूकोज, कहाँ गया, ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, इस ग्लूकोज से हमारा बना है फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज, ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन शुगर, तो वो ये रही 3 कार्बन शुगर PGAL, ठीक। तो ये हमारा प्रीपरेटरी फेज ख़त्म है यहाँ पर। अब शुरू क्या होगा हमारा, शुरू होगा ऑक्सीडेटिव फेज, और इस ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमने इस फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज से क्या बनाना है, पायरोवेट, ठीक है, ये रहा पायरोवेट। ये वाला फॉस्फोराइलेटेड यहाँ तक हम पहुँचे हुए, और ये मज़ीद सारे प्रोसेसेस करके हमने पायरोवेट बनाना है, और ये वाला प्रोसेस इंतहाई आसान है,
कि बात अब जहन में ये रखनी है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा यहाँ पर हमें मज़ीद क्या चाहिए, अब ऑक्सीडेटिव फेज़ है, मतलब ऑक्सीडेशन होगी यहाँ से स्टार्ट है ऑक्सीडेटिव फेज़। बट ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन हो, लेकिन ऑक्सीजन हमने यूज़ ही नहीं करनी है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे। ये हमने यहाँ पर देखा भी था कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो हम रिमूव हाइड्रोजन करा देंगे तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होगी। तो जब हम रिमूव हाइड्रोजन कराएंगे इस कंपाउंड के अंदर से, एक हाइड्रोजन इस कंपाउंड से निकलेगी और यहाँ पर एक आएगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसका नाम होगा NAD, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये चेंज किस में हो जाएगा, NADH। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, ये हो गया था ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो वो हाइड्रोजन NADH के पास चला गया, तो ये NAD हो गया रिड्यूस, यानी कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो गया एक तरह से। लेकिन जब ये हो रहा होता है तो इसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, और वो काम हम ये करते हैं कि हमें एक और फॉस्फेट चाहिए होता है, ठीक है। और वो फॉस्फेट अब हम ATP से तो मांग ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा जो हमने पीछे उससे उधार मांगा हुआ था, अब वो ATP हमें मज़ीद कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। अब हमें NADH दे सकता था और वो NAD को हमने अपना हाइड्रोजन दे दिया, अब NAD भी इतना ही दे सकता है। अब हम मज़ीद बात करेंगे किससे, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म वो सेल जहाँ पर जो है ये प्रोसेस चल रहा है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम बात करेंगे उससे कि भाई तुम हमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना दे दो। तो साइटोप्लाज्म से जो हम फॉस्फेट मांगेंगे उस फॉस्फेट को हम कहेंगे PI, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं 2 लगा रही हूँ, 2 मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब ये 2 ट्रायोज शुगर्स हैं तो 2 PgAl है, तो मतलब दोनों के लिए एक एक फॉस्फेट हम मांगेंगे साइटोप्लाज्म से, तो 2 फॉस्फेट मांगेंगे, दोनों के लिए एक एक फॉस्फेट। अब हमारे पास है 2 फॉस्फेट, ठीक है, मतलब एक हमारे पास PgAl है, दूसरा भी हमारे पास PgAl है, ठीक है। दोनों के लिए हमने 2 फॉस्फेट मांगे। एक फॉस्फेट हमारे पास पहले से इसके पास, ये रहा एक फॉस्फेट और ये रहा है एक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट हमने मांग लिया किससे, साइटोप्लाज्म से, तो मतलब टोटल इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, एक इसका अपना और एक साइटोप्लाज्म वाला। तो मतलब यहाँ पर 3 कार्बन शुगर है ना ये, क्योंकि हमने इसको ऊपर क्या कहा था PgAl को कि ये 3 कार्बन शुगर है। तो जब ये 3 कार्बन शुगर है मतलब कि इसके अंदर 3 कार्बन है, और 2 फॉस्फेट हमने कहा, एक इसका अपना फॉस्फेट, एक जो साइटोप्लाज्म से मांगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो पहला फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे लगेगा, दूसरा फॉस्फेट इसके तीसरे कार्बन पे जाके लगेगा। इसी तरह इस दूसरी शुगर के साथ भी यही होगा कि इसके पास भी 3 कार्बन होंगे, तो पहला फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे और दूसरा इसके लास्ट कार्बन पे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। 1,3 क्यों कहा, इसकी पोजीशन की वजह से कहा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, दैट्स वाई इसको 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट का। बट ये सिर्फ एक कंपाउंड की कहानी है। जब हमने कहा 2 कंपाउंड है यहाँ पर, तो ये वाले भी कंपाउंड 2 होंगे, ठीक है। अब मज़ीद क्या होता है, अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव फेज़ है। ऑक्सीडेटिव फेज़ का मतलब हमारे पास, ऑक्सीडेटिव फेज़ का मतलब होता है कि इसको हम एनर्जी जनरेटर फेज़ भी कहते हैं। मतलब अब हमने पहले सबसे मांगा था, सारी इन्वेस्टमेंट की हमने, अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया। प्रॉफिट होने का मतलब है अब हमारे कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए ना, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें जिन जिन से लिए उनको वापस करेंगे। तो यहाँ पर होता ये है कि इसके पास, अब इसके पास है 2 फॉस्फेट, ठीक है, एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे। अब इसने जो एक ADP से उधार लिया हुआ था ना पहले, यहाँ जो ऊपर हमने उधार लिया था उससे, वो ADP को अपना फॉस्फेट वापस करेगा और ADP हो जाएगा ATP, डाई से वो ट्राई बन जाएगा। और ये जो पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट लगा है ना, वो फॉस्फेट उठ के इस ADP के पास चला जाएगा। दैट्स वाई ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक।
अब जब ये एक कंपाउंड है, इसके साथ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 2 ट्रायोज शुगर की बात कर रहे हैं, तो 2 2 2 2 करते हुए ऊपर से हम आ रहे हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर हम मज़ीद एक और काम ये करते हैं कि हम वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करवाते हैं, H2O ऐड करवाते हैं। H2O ऐड करवाने की वजह से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फॉस्फो, ठीक है, इनोल। ये फॉस्फोफिनोल नहीं है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। लेकिन ये एक नहीं है, ये 2 है, क्योंकि दोनों के साथ ऑक्सीडेशन वाटर को ऐड करवाया है, तो ये कंपाउंड भी 2 होंगे, ठीक है। और याद रहे कि ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन था, और ये जो बना था ये भी हमारे पास 3 कार्बन शुगर थी या 3 कार्बन कंपाउंड था। अब जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, इसको हम कहते हैं PEP। अब लास्ट में हमें पता है कि हमने 2 ATP उससे लिए थे, तो अब इसने जो एक ATP लिया था वो यहाँ पर इसने वापस किया। अब एक और ATP ये वापस करेगा जो कि इसके लास्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ होगा, ये ATP भी वापस कर देगा, और ADP जो इसके पास मौजूद होगा वो ADP से ये फॉस्फेट लेगा और बन जाएगा ATP, ठीक। और लास्ट में ये जो कंपाउंड बचेगा उसको हम कहेंगे पायरुवेट, बट ये पायरुवेट भी एक नहीं है, ये 2 पायरुवेट है, ठीक। तो ये इसका एंड रिजल्ट होता है जिसके अंदर 2 पायरुवेट बन जाते हैं। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर जो इनपुट था वो हमारा ये था, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ हमने क्या इनपुट किया था, ATP इनपुट किया था। इनपुट का मतलब जो चीज़ हमने इसको दी, एक तो ग्लूकोज दिया, उसके बाद एक ATP हमने यहाँ से लिया, दूसरा ATP यहाँ से लिया, 2 ATP मांगे थे। मतलब आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट में हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया था एक, और 2 ATP दिए थे, ठीक। अब अगर हम इनपुट की बात करें, सॉरी ये हम उल्टा बोल रही हूँ मैं, ये इनपुट नहीं है, सॉरी आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है जो कि हमने उसको दिया, जो भी प्रोसेस करने के लिए जितनी चीज़ें हमने दी वो इनपुट। अब अगर हम इसके आउटपुट की बात करें कि हमें मिला क्या, हमें मिला सबसे पहले लास्ट के अंदर जो हमने लिखा था, कहाँ गया, ये ATP 2 पायरुवेट, ठीक है, 2 पायरुवेट मिले थे। इसके अलावा क्या मिला था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आउटपुट जो हमें रिजल्ट के तौर पर मिला, 2 पायरुवेट मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसके अलावा क्या मिला, इसके बाद हमें ये मिला NADH। ये हमें कितने मिले, 2 मिले, एक नहीं मिला, 2 मिले। 2 क्यों मिले, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक इसलिए लिखा क्योंकि एक ने दिया, ठीक है, 2 PGAL हैं, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, दोनों से एक एक NADH मिला, तो ये हमारे पास हो गए 2 NADH, ठीक। अब ATP की बात करें तो कितने ATP मिले, एक ATP यहाँ पर था, ठीक है, और एक ATP यहाँ पर था, 2 ATP निकले थे। लेकिन ये 2 ATP नहीं कहलाएंगे, ये 4 ATP कहलाएंगे। 4 ATP क्यों कहलाएंगे, इस वजह से कहलाएंगे क्योंकि हमने 2 PGAL की बात की, तो एक इसने यहाँ पर दिया, दोनों से एक एक निकला था ATP, और यहाँ पर भी दोनों ने एक एक ATP दिया था, दैट्स वाई यहाँ पर भी 2 ATP है और यहाँ पर भी 2 ATP है। तो कंक्लूजन इसका ये बना कि आउटपुट में हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल हैं और 4 ATP बने, ठीक।